नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों के संग्रह प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यानी कि पर्वत दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, तो कौन सा पर्वत किस देश में है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो पहला कह रहा है किलिमंजारो चिली, एल्ब्रुस थाईलैंड, एकांकागुआ कनाडा और माउंट किनाबालू मलेशिया। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा पर्वत है जो उसके देश के साथ सुमेलित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका माउंट किनाबालू है वो मलेशिया में स्थित है। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि किलिमंजारो जो है वो कहाँ पे है आपका, तो तंजानिया में है। एल्ब्रुस कहाँ पे है आपका, तो रूस में है। एकांकागुआ कहाँ पे है आपका, तो अर्जेंटीना में है। ये तीनों गलत हैं आपके, और माउंट किनाबालू जो है वो मलेशिया में है। ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मालदीव निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो मालदीव जो है वो इनमें से जिस महासागर में स्थित है उस महासागर का नाम है आपका हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हिंद महासागर के हम कह सकते हैं कि सिर पे जो है वो मुकुट की तरह भारत क्या है, विराजमान है। और भारत के पश्चिमी कोस्ट में, यानी कि वेस्ट मतलब पश्चिमी घाट में जो है वो मालदीव एक छोटा सा देश है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से नियोजित नगर है, तो इनमें से जो नियोजित नगर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंडीगढ़ जो है इसमें से नियोजित नगर है। और आपका जो कलकत्ता, नई दिल्ली और मुंबई जो है वो अपनी सामरिक स्थितियों के कारण प्राचीन आबाद क्षेत्र रहे हैं और जहाँ का बसाव स्थानांतरण से प्रभावित रहा है, जबकि चंडीगढ़ क्या है, एक नियोजित क्षेत्र है। नियोजित मतलब एक नया बसाया गया क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। खेरी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ऊंट की नस्ल है, या भैंस की नस्ल है, या भेड़ की नस्ल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खेरी जो है वो भेड़ की एक नस्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं हम क्या पाते हैं। तो जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं तो हम पाते हैं कि वलित पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, वलित पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। मतलब जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि मैदान से हम हिमालय तक बढ़ेंगे, हिमालय की ओर बढ़ेंगे, तो हमें ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंश या अवशिष्ट पर्वत देखने को मिलेंगी। तो वलित पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में चुनना है आपको, यानी कि अवरोही क्रम में आपको, डिसेंडिंग आर्डर में आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा, सबसे ऊपर कौन सा होगा, जास्कर होगा, या पीर पंजाल होगा, लद्दाख होगा, या काराकोरम होगा, या फिर पहले काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल होगा, या फिर पहले पीर पंजाल काराकोरम लद्दाख या जास्कर होगा, या फिर लद्दाख काराकोरम पीर पंजाल या जास्कर होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ऊपर आपको जो श्रेणी देखने को मिलेगी वो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डंकन दर्रा किनके किनके बीच स्थित है। तो डंकन दर्रा जो है आपका दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का क्या नाम है। तो लघु हिमालय में दर्रे का स्थित जो नाम है वो है बारामूला दर्रा। कौन सा दर्रा है, बारामूला दर्रा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की भौगोलिक संरचनाओं को हम 4 समूहों में बांट सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक या फिर कोरी क्रीक जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्छ के रण में, जिसको हम सर क्रीक कहते हैं या फिर कोरी क्रीक कहते हैं, ये कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शीर्ष दीवाल, हेड वॉल जो है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है। तो सर्क एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका भाग जो है वो शीर्ष दीवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
निम्नांकित संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में किसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मक्का पेटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिकी की महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में से जो है अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन घाटी जो है वो आपका कंप्यूटर चिप के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल या फिर नवीनीकरण जो संसाधन है वो है आपका इसमें से वन, यानी कि वन जो है वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है या फिर नवीनीकरण संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित होता है, तो अर्थव्यवस्था का जो साधारण मॉडल है वो निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हडसन मोहाक घाटी स्थित है, तो हडसन मोहाक घाटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जो कथन है वो है जिम्मरमैन का। किसका है? जिम्मरमैन का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिवासों की स्थापना में, अधिवासों की स्थापना में, तो इसमें आगे का लाइन क्या होगा? तो अधिवासों की स्थापना में धार्मिक सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण रहे हैं, राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण रहे हैं और आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण रहे हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए.के. फिल्ब्रिक ने जो है क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो गद्दी जो जनजाति है उसका जो मुख्य व्यवसाय है उसका है चलवासी पशुचारण, यानी कि ये एक जगह से दूसरे जगह तक पर जाते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं और अपने पशुओं को चराते रहते हैं, चराते रहते हैं, यानी इनको घुमंतू जनजाति कहते हैं हम, यानी कि चलवासी पशुचारण करते हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको। सूची 1 में जनजाति दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है, यानी कि किस जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बकरवाल या मोपला और डाफर का संबंध किस किस राज्य से है? तो कुकी जनजाति का जो संदर्भ है, कुकी जनजाति का जो संबंधित है ये है आपका मणिपुर से। कुकी जनजाति कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। कुकी विद्रोह भी आपने सुना होगा। उसके बाद आपका बकरवाल, बकरवाल जो संबंधित है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मोपला, मोपला विद्रोह आपने सुना होगा केरल में, केरल में किसानों के खिलाफ जो है मोपला विद्रोह किया गया था। ये केरल के जो मोपला थे वो मुस्लिम थे जिन्होंने केरल के जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। डाफर, डाफर आपको देखने को मिले, डाफर का जो संबंध है वो आपको गुजरात से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुमेलित करना है आपको सूची 1 से सूची 2 को। बांटू, इंका, जारवा और लैप्स को। तो इसका जो हम सुमेलित करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो बांटू का संबंध है वो कहाँ पे है? आपका मध्य अफ्रीका से। बांटू का संबंध किससे? आपका मध्य अफ्रीका से, यानी कि इसको हमने मध्य अफ्रीका से मिला लिया। इनका का संबंध किससे है? तो इनका का संबंध आपका है पेरू से। जारवा का संबंध किससे है? जारवा का संबंध अंडमान से है। लैप्स का संबंध किससे है? तो स्कैंडिनेविया से संबंध है। लैप्स का संबंध स्कैंडिनेविया से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या जो है वो 1 अरब तक पहुंच गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1850 का ऐसा समय था जिस समय जो है विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 100 करोड़ हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो इसमें से जो मानव भूगोल के जन्मदाता जिनको कहा जाता है वो है फ्रेडरिक रैटजेल,
यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल को हम मानव विज्ञान का या फिर मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं, मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृतांत लिखा? यानी कि ऐसा कौन सा अरब भूगोलवेत्ता था जिसने बहुत मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उसने यात्रा किया था और आने वाली जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ियां हैं, उनको लिए अपना एक यात्रा वृतांत लिखा है। तो ये जो भूगोलवेत्ता थे अरब के, इनका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो यह जो है ईसी सैम्पुल के द्वारा परिभाषित किया गया था। यानी कि इसी सैम्पुल के द्वारा क्या परिभाषित किया गया था? तो मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसी सैम्पुल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रैटजल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो रैटजल की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है वो किसकी पुस्तक है? रैटजल की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए ग्राफी शब्द का प्रयोग किया है? तो कोरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई कांट ने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रकों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पाद किसका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैवाल, तल और भित्तियों का जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैव विविधता या जैव विविधता अधिनियम जो है भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व जो है वो है ऊर्जा प्रवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र होता है जो कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकोटोन कहते हैं उसको हम, यानी कि आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक जो सीमा संक्रमण होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार में बल दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एस.जे. गोल्ड ने जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व को पहली बार बल दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वो ल्यूक हार्वर्ड को जाता है। किसको जाता है? ल्यूक हार्वर्ड को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या फंडी की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, इन सभी खाड़ियों में से कौन सा ऐसा खाड़ी है जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंडी की खाड़ी में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक है? तो चंद्रमा का ज्वार उत्पादन करने वाला बल जो है वो सूर्य के बल से जो है वो आपका लगभग 2.17 गुना अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2.17 गुना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है, यानी कि जब उच्च ज्वार आता है और जब निम्न ज्वार आता है तो उनके बीच जो जल स्तर का औसत अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आपका ज्वारी रेंज। क्या कहते हैं? ज्वारी रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया तो जो है चारों ओर से तटीय इलाका है, तो किस तट की तरफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वींसलैंड एक ऐसा जो तट है जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूपृष्ठ की ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को हम जो है उच्चतादर्शी वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? उच्चतादर्शी वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करने वाला जो है वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं हैं। कौन है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? तो जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले जो है वो आपका ताप आता है। क्या आता है? ताप आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूबीआई परावैज्ञानिक सूचकांक कब अस्तित्व में आया था? तो यूबीआई वाला जो परावैज्ञानिक सूचकांक है ये आपका अस्तित्व में आया था 1990 के दशक में। कब आया था अस्तित्व में? 1990 के दशक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट दिया हुआ है, यहाँ पे घटक दिया हुआ है एक तरफ वायुमंडल में गैसों की स्थिति दी हुई है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो है 20.94%। आर्गन की अगर हम बात कर लें तो आर्गन जो है आपका 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल में 0.03% है। और नाइट्रोजन की बात करें हम तो नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में 78.08% है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DCAB। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। और कथन आर कह रहा है विषुवत रेखा के निकट सूर्य ताप उच्च तथा संभवक सतत है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर वाली जो स्टेटमेंट है वो ए वाले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? कितने ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 से 60 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन परत की ऊंचाई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए हम जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्षोभ मंडल में वायु की गति का कारण है। तो क्षोभ मंडल में वायु की गति का जो कारण है वो है वायु दाब। क्या है? विंड प्रेशर या फिर वायुदाब जो है इसके क्षोभ मंडल में वायु की गति या संचलन का कारण है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? यानी कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर कितना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षोभ मंडल में तापमान की जो है सामान्य ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वाताग्र चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णाग्र वाताग्र चरण में उष्ण हवा जो है वो ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधः कर्तित विसर्प निम्नलिखित में से किसके परिणाम होते हैं? तो अधः कर्तित विसर्प जो है वो परिणाम होते हैं किसके? पुनर्युवन के। तो अधः कर्तित विसर्प जो है पुनर्युवन के परिणाम होते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोखुर झील की स्थलाकृति जो है प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में निर्मित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शीर्ष दीवार संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शीर्ष दीवार जो है वो सर्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्क से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अवकटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अवकटन की प्रक्रिया जो है वो आपकी अपक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जा सकता है? तो अंतरा पर्वतीय पठार हम कहते हैं तिब्बती पठार को। तिब्बती पठार को हम क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो इन सभी में से जो सबसे नवीन पर्वतीय श्रृंखला है वो है आपका हिमालय, यानी कि हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आल्पस पर्वत जो है इससे होकर कौन सी पवन चलती है? तो आल्पस पर्वत से जो है वो फान नामक पवन चलती है। कौन सी पवन चलती है? फान नामक पवन चलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 कह रहा है भ्रंशोत्स वलित अवशिष्ट ज्वालामुखी ये पर्वत है। तो भ्रंशोत्स कैसा पर्वत है? हिमालय है। और वलित क्या है? सह्याद्री है। या अवशिष्ट क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ है। ज्वालामुखी क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो इन सभी से क्या है आपको मैच करना है कि कौन सा पर्वत जो है वो कैसा पर्वत है। तो इसका जो है आपका भ्रंशोत्स पर्वत कौन सा है? तो ये है आपका सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री जो है वो कौन सा है? भ्रंशोत्स पर्वत है। उसके बाद हम देखेंगे कि वलित कौन सा है? तो वलित है आपका हिमालय पर्वत। हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है। उसके बाद अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो अवशिष्ट पर्वत जो है आपका वो है आपका नीलगिरी का पर्वत। और अगला डी ज्वालामुखी कर रहा है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? राजमहल की पहाड़ियाँ जो है कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पहाड़ियों का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में जो है पहाड़ियाँ दी गई हैं। तो भ्रंशोत्स जो है कैसी पहाड़ी है? तो भ्रंशोत्स जो है वो आपकी सह्याद्री पहाड़ी है। वलित कैसा पर्वत है? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। अवशिष्ट, अवशिष्ट जो है वो नीलगिरी की पर्वत कैसी है? अवशिष्ट पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ऐसे इसका मिलान होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है तथा कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो धौलाधर सबसे उत्तर में क्या होगा? धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल या जास्कर। तो इसका जो सबसे उत्तर में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लद्दाख। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा जास्कर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद आपका धौलाधर हो जाएगा। तो सबसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपका क्या होगा? तो लद्दाख होगा, फिर जास्कर होगा, पीर पंजाल और धौलाधर होगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो निम्नलिखित कूट का उपयोग करके। तो एकरूपता का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, गतिक संतुलन का सिद्धांत और संवहन का तरंग का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों का क्रम से जो है आपको सजाना है। तो इसका आपका जो है क्रम से अगर हम सजाएंगे तो सबसे पहले पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले पे आपका हो जाएगा एकरूपता का सिद्धांत। पहले पे आपका क्या हो जाएगा? पहले पे हो जाएगा आपका एकरूपता का सिद्धांत, दूसरे पे हो जाएगा आपका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तीसरे पे हो जाएगा संवहन का सिद्धांत और चौथे पे हो जाएगा गतिक संतुलन का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है। तो अल्लाह बांध का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो अल्लाह बांध का निर्माण जो हुआ है वो आपका भूकंप के द्वारा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोल्फाटार इनमें से किसका एक प्रकार है? सोल्फाटार जो है ज्वालामुखी का प्रकार है, या वलन पर्वत का प्रकार है, या फिर विच्छेदित पठार का प्रकार है, या फिर जलोढ़ मैदान का प्रकार है। तो सोल्फाटारा जो है वो आपको मैं बता दूं कि एक ज्वालामुखी का प्रकार है। किसका प्रकार है? ज्वालामुखी का प्रकार है।